नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। शाम के बज चुके हैं 4 और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे ऋषभ की बोल, एनएच की खुली पोल। दिल्ली हरिद्वार मार्ग एनएच 58 हाईवे पर बीते दिनों भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत के साथ हुए सड़क हादसे के बाद जहां पूरे देश में चर्चा हो रही है, तो वहीं ऋषभ पंत के साथ हुई सड़क दुर्घटना के बाद नेशनल हाईवे के अधिकारियों की भी पोल खुल गई है। सड़क हादसे के बाद नेशनल रोड सेफ्टी टीम ने घटनास्थल पर जाकर बारीकी से निरीक्षण किया। नारसन मंगलौर में हुई घटना से पहले भी कई बार इस मार्ग पर सैकड़ों दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें बीते वर्ष करीब 100 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। नारसन से लेकर मंगलौर तक 10 किलोमीटर लंबे मार्ग पर अनगिनत कट लगे हुए हैं। स्थानीय लोग कई बार इस बाबत शिकायत कर चुके हैं, लेकिन नेशनल हाईवे ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जबकि निरीक्षण करने आई केंद्रीय रोड सेफ्टी टीम को भी नेशनल हाईवे की बड़ी लापरवाही सामने नजर आई। हालांकि टीम ने मीडिया से कोई बात नहीं की, लेकिन स्थानीय लोगों ने ऋषभ पंत के साथ हुई सड़क दुर्घटना में नेशनल हाईवे की लापरवाही का नतीजा बताया है। चर्चा इसी पर, उससे पहले रिपोर्ट। देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में अपना उपचार करा रहे भारतीय क्रिकेट टीम के जाबाज बल्लेबाज ऋषभ पंत ने भी गड्ढे का जिक्र डीडीसीए के निदेशक से किया, तो साथ ही मुख्यमंत्री को भी इस हादसे की जानकारी में गड्ढे को लेकर घटना की वजह बताई गई। नहीं, ऐसी कोई विवाद जैसी स्थिति नहीं है। उनका कहना ये था कि मुझे लोगों ने वहाँ पर जैसे ही मुझे चोट लगी है तो लोगों ने मुझे बताया, सभी लोगों ने हेल्प करी है और ऋषभ खुद ही जो है सभी लोगों से सबका धन्यवाद कर रहे हैं। नहीं, उनका कहना था कि कुछ आगे कुछ गड्ढा जैसा सामने आया या कोई काली चीज़ दिखाई दी, उसके कारण से जो है पता नहीं लगा कि कब गाड़ी कैसे आगे बढ़ी। इस पूरे मामले पर प्रशासनिक अधिकारी भी नेशनल हाईवे की कमियां छुपाने में लगे हुए हैं। पहले तो नेशनल हाईवे के अधिकारी कैमरा देख दूर भाग रहे थे, तो वहीं मगर किसी अधिकारी से इस विषय पर बात भी हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे की कमियों के साथ साथ अपनी कमियों को भी छुपाने में लगा हुआ है। आप ही सुनिए रोड की सुरक्षा करने वाले अधिकारी साहब का बयान। इसमें स्पेशल टीम आई है, वो टीम निरीक्षण कर रही है। कहाँ से टीम आई है सर? और बाहर दिल्ली से कोई फॉरेंसिक टीम आई है, वो निरीक्षण उसके द्वारा किया जा रहा है। हमें उनको सुविधा दी जा रही है निरीक्षण के लिए। यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह जो उनको जरूरत आवश्यकता है वो कराया जा रहा है। सर हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लेटर आया था उसके आदेश पे उनके साथ हैं, बाकी वो टीम दिल्ली से आ रही है। स्थानीय लोगों में इस बात का भी गुस्सा है कि हाई प्रोफाइल मामला होने के बाद प्रशासन और नेशनल हाईवे के लोग अब अपनी नींद से जागे हैं। कई बार सर्वे और निरीक्षण होने के बाद भी अभी तक कई लोगों ने अपनी जान इस हाईवे में गंवा दी है। लोगों का कहना था कि यहाँ रजवाहे पर बनी मिट्टी का ढीला होने से हाईवे सकरा हो गया है और अक्सर गाड़ियां दुर्घटना का शिकार होती हैं और कई लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन विभागीय अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे, जिसकी वजह ये जानलेवा गड्ढे भी हैं। रोड के बारे में तो भैया यहाँ डेली का डेली कोई ना कोई एक्सीडेंट होया। अभी ऋषभ पंत जी का होया, वो तो भाई स्टार खिलाड़ी, तो इसलिए आप भी यहाँ आगे और जो हाईवे वालों ने भी ध्यान दिया। अब उधर देखो आप, वहाँ रास्ता ही नहीं है और यहाँ तो पर डे का, यहाँ तो अगर हम भी घर से चल रहे तो हमारी ये भरोसा नहीं हम शाम को घर पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे। यहाँ तो गुरुकुल से परे से ही फ्लाईओवर बनना चाहिए, जो क्रॉसिंग भी हो जाए यहाँ से और आगे तक। छोटी नारसन खुद पड़ता ना, फ्लाईओवर होना चाहिए यहाँ पर। और डिमांड भी कर ली, प्रशासन को भी कह दिया, लिखित में बहुत दे लिए, भारतीय किसान यूनियन ने बहुत ज्ञापन दे लिए डीएम साहब को, अब तक कोई सुनवाई नहीं है। 2 साल से यहाँ लगातार 8 दिन में 2-3 एक्सीडेंट हो जा और 100-150 आदमी तो यहाँ लोकल के मर चुके हैं और जो बाहर के बेचारे मोटरसाइकिल पर हुआ उनका पता नहीं चलता, वे आगे जाके मर रहे हैं जी रहे। लेकिन आए दिन रोज एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पर और प्रशासन की इतनी लापरवाही। सितंबर में हमने एसडीएम को बुलाया था और उड़की में धरना भी लगाया था और एसडीएम ने आगे यहाँ सर्वे करा और एसडीएम ने आदेश कर दिया अक्टूबर में कंप्लीट चाहिए, लेकिन उन्होंने कोई नहीं हो रहा। ऋषभ पंत के साथ नेशनल हाईवे पर हुए भीषण कार हादसे पर कांग्रेस ने भी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का मानना है कि ऋषभ पंत ने सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आईना दिखाया है, क्योंकि मुख्यमंत्री ये मानने को कतई भी तैयार नहीं कि प्रदेश में गड्ढों की वजह से बुरा हाल है और यही वजह है कि ऋषभ पंत के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। कितनी
कितनी बड़ी विडंबना है देखिए कि जो पूरा उत्तराखंड नहीं समझा पाया पुष्कर सिंह धामी सरकार को, वो ऋषभ पंत के एक्सीडेंट ने बता दिया। ऋषभ पंत ने साफ तौर पर कल मुख्यमंत्री धामी जब मुलाकात करने गए तो बताया उन्हें कि सड़क के गड्ढे की वजह से मेरा ये भीषण हादसा हुआ। उत्तराखंड के गौरव, उत्तराखंड के सपूत ऋषभ पंत के साथ जो हादसा हुआ वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, पर कम से कम उसने सरकार को चेताने का काम किया। एक तरफ जहां धामी जी मानने को तैयार नहीं थे कि उत्तराखंड में जगह जगह सड़क गड्ढा युक्त हैं, ऐसे में मुझे लगता है कि ऋषभ पंत ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। दिल्ली से देहरादून को जोड़ने वाला ये एकमात्र नेशनल हाईवे 58 से 24 घंटे में लाखों गाड़ियां गुजरती हैं। बेहतर सुरक्षा और रोड मैप को लेकर नेशनल हाईवे हर उचित दूरी पर राहगीरों से टोल भी वसूल करता है, लेकिन नेशनल हाईवे पर न स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है और न ही डिवाइडर और सड़क के गड्ढे भरने की सुध। यही वजह है कि हाई प्रोफाइल मामले में दुर्घटना होने के बाद अब नेशनल हाईवे सहित आला अधिकारी अपनी गलतियों को छुपाने में लगे हुए हैं। सालों से हो रहे हादसे पर अभी तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया, लेकिन जब देश के महान क्रिकेटर ऋषभ पंत के हादसे पर आमला रातों रात गड्ढे भरने के साथ साथ डिवाइडर सहित दीवारों पर लीपापोती का काम कर रहा है, अब तक गई जानों का कौन हिसाब देगा, ये तो भगवान ही मालिक है। अपने सहयोगी अकील अहमद के साथ देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। जी हाँ, तो आपको बता दें कि 3 दिन पूर्व ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद वो मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट हैं। वहां पर उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल वो खतरे से बाहर हैं और बातचीत भी लोगों से कर रहे हैं, लेकिन उनके इस एक्सीडेंट के बाद NH-58 जो है वो लोगों की नज़र में आ गया है। हालांकि स्थानीय लोग जो वहाँ पर अक्सर गुजरते हैं उनकी नज़रों में भी था, शिकायतें वो करते आ रहे थे, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही थी। आखिरकार ऋषभ पंत ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया। उन्होंने बताया कि गड्ढे इतने ज़्यादा थे कि उनका एक्सीडेंट हो गया। स्थानीय लोगों को भी हमने आपको सुनाया जो वहाँ से रोज़ाना गुजरते हैं। उनका कहना है कि कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। हमेशा मामले से पल्ला झाड़ते हुए अधिकारी कर्मचारी नजर आते हैं। अब बड़ा सवाल है कि अब इसका जिम्मेदार कौन है, अब इस पर क्या जवाब दिया जाता है और आखिर ये गड्ढा युक्त सड़कें जो हैं प्रदेश में, इनको कैसे भरा जाएगा या अभी तक क्यों नहीं भरा गया था। तमाम सवाल जो है वो यहाँ पर एक एक करके खड़े होते हैं। फिलहाल चर्चा आज हम इसी पर करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं सत्यवीर चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेंद्र चौधरी जी वरिष्ठ कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विपिन खन्ना जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शांति प्रसाद भट्ट जी वरिष्ठ यूकेडी नेता और सुभाष झा जी माफ कीजिएगा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और राजेंद्र जी फिलहाल हमारे साथ नहीं है। शुरुआत सत्यवीर जी आपसे करना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे ये जो मार्ग रहा गड्ढा युक्त रहा जिसकी वजह से ऋषभ पंत जी का एक्सीडेंट हुआ और न जाने कितने लोगों का एक्सीडेंट होता है यहाँ पर, लेकिन पहले ये बात स्वीकारी नहीं जा रही थी। ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के बाद कहीं ना कहीं अब ये मामला जो है वो सुर्खियों में है और लगातार इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? यशी जी आपको प्रणाम और के न्यूज के सभी दर्शकों को प्रणाम जी। यशी जी मैं कहना चाहूंगा पर ये जो अभी जो ऋषभ पंत जी के साथ हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं दूसरा ये कहना चाहूंगा कि अभी इसमें कहना जल्दबाजी होगा। प्रथम दृष्टा अभी जांच चल रही है, जांच के बाद जो सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से 2014 के बाद जिस प्रकार से नेशनल हाईवे बनने की जो क्रांति आई है वो अभूतपूर्व क्रांति आई है और उम्मीदों से ज्यादा उसमें प्रगति हमने देखने को मिली है। अगर आप 1950 से 51 के डेटा उठाओगे तो 19,811 किलोमीटर केवल भारत के अंदर रोडें थी। अगर 2021-22 का उठाओगे 1,40,995 जो हमारे किलोमीटर की लंबाई की हमारे नेशनल हाईवे बने। और उसमें खासकर उत्तराखंड की बात करूंगा, जो सिमली से लेके जौलजीबी तक 200 किलोमीटर की जो सौगात हमको दी है और उस हाईवे को बनने के लिए भी जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने ये कहा है कि इसका रखरखाव भी हम करेंगे जिससे कि आर्थिक बोझ राज्य पे ना पड़े। तो मैं कुल मिला के कहना चाहूंगा 2014 के बाद जिस प्रकार की सड़कें बन रही है अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बन रही है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा जब 2013-14 जब कांग्रेस की सरकार के उस समय 4,200 किलोमीटर एक दो साल में रोडें बनती थी, मगर 21-22 का अगर आप डेटा उठाओगे तो 13,227 किलोमीटर का आंकड़ा आज हमारे पास है।
तो कुल मिला के कहना चाहूंगा कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में आई है लगातार प्रगति हुई है। 2019-20 का आप आंकड़ा उठा लीजिए, जिस प्रकार से 28 किलोमीटर पर डे बन रही थी और बन रही थी रोड, और 2020-21 का डेटा उठाओगे तो उसमें 37 किलोमीटर के लगभग पर डे नेशनल हाईवे बन रहे हैं। तो मैं कुल मिला के ये कहना चाहूंगा कि जो अभी प्रकरण है वो अभी जांच का विषय है, जांच के बाद आएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई न्याय संगत होगी। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार आदरणीय नितिन गडकरी ने कहा भी है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का अगर कोई छोर है तो वो हमारी सड़कें हैं, कि किस प्रकार की सड़कें हैं। और वही उनकी दृष्टि है जिस प्रकार से उत्तराखंड में दिल्ली से देहरादून के लिए 2.5 घंटे वाला नेशनल हाईवे बन रहा है, इस बीच में तमाम दूसरे हाईवे भी बने हैं, हमारी वेदर रोड भी उसी टाइप की बनी है कि जिस कम से कम दुर्घटना हो सके। मगर फिर भी ये कहना चाहूंगा कि ये दुखद था, मगर फिर भी हमारी सरकार लगातार इस कार्य को बाधित नहीं होने दे रही है। जहां खासकर कोविड के समय जब ऐसी स्थिति थी कि पूरे चक्के जाम हो गए थे, आपकी रेल से लेके कारखाने से लेके, उस बीच में भी हमने नेशनल हाईवे में जो प्रगति हासिल की वो ऐतिहासिक हासिल करी। और उसमें 2022 में जो रोड बनने का जो 105 घंटे का जो रिकॉर्ड है कि उसमें जिस प्रकार से 75 किलोमीटर की रोड बनी, वो विश्व रिकॉर्ड अपने आप में है और ऐतिहासिक रोडें बन रही है। यशी जी, मैं ही कहना चाहूंगा कि रोडों के मामले में जिस प्रकार की प्रगति जनता ने हमसे अपेक्षा की थी, उसके हम खरे उतरे हैं और लगातार हम केंद्रीय मंत्रालय और दूसरा मैं कहना चाहूंगा जो पीएम गति शक्ति योजना के अंतर मल्टी कनेक्टिविटी और मल्टी मॉडल्स को लेके जिस प्रकार से नेशनल हाईवे को और गति देने का काम किया है, तो 2025 तक जिस प्रकार का हमने लक्ष्य रखा है कि 2 लाख किलोमीटर के हम नेशनल हाईवे पूर्ण करेंगे। और जिस प्रकार और आने वाले समय में 23-24 में जिस प्रकार से 18,000 किलोमीटर पर डे बनाने का जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम हासिल करेंगे, क्योंकि आज हमने एनएचआई को वो साधन सारे उपलब्ध कराए हैं जिससे वो वंचित थे, चाहे उनको मशीनरी सिस्टम हो, चाहे लेबर का सिस्टम हो, या दूसरे विभागों में जिस प्रकार ब्रेक लगाइए जरा, वापस आऊंगी मैं आपके पास। राजेंद्र चौधरी जी, क्या कहना चाहते हैं? NH-58 पर उंगलियां जो उठ रही हैं कि सड़क जो है वो गड्ढा युक्त है और कई बार संज्ञान इसका लाने की कोशिश की गई लेकिन नहीं सुनी गई। और अब चूंकि ऋषभ पंत का ये मामला है, काफ़ी हाई प्रोफाइल ये मामला है, तो अब इस पर सबकी निगाहें और इसको चर्चा में लाया जा रहा है। दरअसल जहाँ ये ऋषभ पंत का जो एक्सीडेंट हुआ है, ये मेरे गांव के बिल्कुल नजदीक का मामला है। मेरे यहाँ से मैं लगभग रोज गुजरता हूँ और ये जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है वहाँ वो राजवाहे का यू टर्न है एक तरह से। तो जो रोड जो दिल्ली से आ रही है वो वहां जाके बॉटलनेक हो जा रही है। अब समस्या क्या है कि इन्होंने जो NHAI ने ये जो प्रोजेक्ट जो कंप्लीट किया है, ये पहले दूसरी कंपनी के पास था, फिर ये वो टाइम पे नहीं कर सके, किसी तीसरे आदमी को दिया गया। ये इन्होंने इतना फास्ट किया कि इसमें जो क्वालिटी के जो मानक हैं वो पूरे नहीं हो सके। अगर आप कभी इस सड़क पे जाइएगा तो इस पे बहुत ज्यादा बम्प लगते हैं, बहुत ऊंचा नीचा, ये लेवल नहीं। अभी जहां तक ऋषभ पंत के एक्सीडेंट का सवाल है, एक तो यहाँ बड़ी समस्या ये होगी कि सड़क की वजह से लोग स्पीड के जो नॉर्म्स हैं उन्हें फॉलो नहीं करते। और सड़कों पे हमारे यहाँ जहाँ पे फ्लाईओवर की जरूरत थी वहाँ फ्लाईओवर नहीं है, जहाँ पे अंडरपास की जरूरत थी वहाँ अंडरपास नहीं है। ये पॉलिटिकल दबाव में इस तरह के इसमें NHAI में इन्फ्लुएंस से ये हुआ कि ये बहुत ऐसे पॉइंट्स हैं, आप हरिद्वार से दिल्ली तक जाइए, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे एक्सीडेंट्स की संभावना बहुत ज्यादा है। ऐसा ही सिसोना में भी है, ऐसा ही अभी फ्लाईओवर बना दिया पहले, वरना बरला में भी था। छपार में फ्लाईओवर बनाना पड़ा बाद में, वो भी इसी वजह से बनाया कि वहां पे एक्सीडेंट्स की बहुत ज्यादा संभावना थी। और अभी इन्हें मंगलौर में भी बनाना पड़ेगा क्योंकि मंगलौर में बहुत ज्यादा जाम हो गया और वहां जाके एक टी पॉइंट बन गया। आप लक्सर जाने के लिए, हरिद्वार जाने के लिए भी वहीं से, रुड़की जाने के लिए भी वहीं से, देहरादून के लिए भी वहीं से। तो NHAI, मेरा ऐसा मानना है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से ये इसके जो रूट्स हैं उनमें छेड़छाड़ कर रहा है। जहां तक नारसन की बात है, मैं आज वहाँ हमारे जो पूर्व विधायक हैं उनसे भी कह रहा था कि नारसन में फ्लाईओवर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक टी पॉइंट बन गया देहरादून जाने के लिए भी और हरिद्वार जाने के लिए भी। और वहाँ
नारसन में ही 7-8 गांव का एक जंक्शन हो गया। इधर से भी तो जो गांव के लोग जा रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आ रहे हैं, गन्ने को जो लेके जा रहे हैं, उन्हें वहां बहुत ज्यादा दिक्कत है। और NHAI की जो रोड है, रोड सही बनी, मैं मानता हूं कि ये जरूरत भी थी। अगर ये 4 लेन की जगह 6 लेन होती तो शायद और ज्यादा अच्छा था, लेकिन अब इसमें बहुत ज्यादा स्टडी करके सुधार की जरूरत। ठीक है, वापस आऊंगी मैं आपके पास। विपिन खन्ना जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए यशी जी, चर्चा सड़कों पे बने हुए गड्ढे जिनकी वजह से ऋषभ पंत जी का एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि ऋषभ पंत जी एक बड़ी हस्ती हैं, बड़े क्रिकेटर हैं, तो ये मामला हाईलाइट हो गया। लेकिन हमारी चर्चा इस विषय पे नहीं थी कि हमने कितने किलोमीटर हाईवे बना दिए हैं, हाईवे की क्वालिटी क्या है, चर्चा इस पे है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी लगभग 1 महीना पहले घोषणा की थी कि उत्तराखंड प्रदेश गड्ढा मुक्त होगा। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी का विजन ठीक है, उनकी सोच भी ठीक है, लेकिन जो इनके निकम्मे और नकारे अधिकारी और कर्मचारी हैं, उन पर लगाम लगाने में मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो नाकाम साबित हो रही है। अब ये तो ऋषभ पंत जी का एक्सीडेंट हुआ है जो हाईलाइट हो गया, बहुत पूरे देश में हाईलाइट हो गया, बड़ी बड़ी हस्तियां उनसे मिलने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय बन गया। लेकिन एक आम आदमी जो रोज इन हाईवे से निकलता है, उन सड़क विपिन जी का कुछ शायद नेटवर्क इशू है, वो फिलहाल उनको फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी क्या कहें? गड्ढा मुक्त उत्तराखंड, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बहुत गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे कि उत्तराखंड गड्ढा मुक्त हो गया है, यहाँ कोई गड्ढा नहीं है। लेकिन आज जो शासन और प्रशासन की पोल ये खुली है, जिस तरीके से ये भयंकर एक्सीडेंट ऋषभ पंत का हुआ है, मेरा मानना है कि अगर इनकी जगह कोई आम आदमी का एक्सीडेंट होता भी है, तो मुझे लगता है ये चर्चा का विषय भी नहीं बनता। हो सकता है मुख्यमंत्री जी के कानों तक भी ये बात नहीं पहुंचती। लेकिन हाँ, चलिए, अगर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ और कहीं ना कहीं सरकार की पोल खुली है, तो मेरा मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ये जितने भी अधिकारी हैं, जिनके जो कैमरे को देख देख कर भाग रहे हैं वहां से, कोई बयान देने को तैयार नहीं है मीडिया में, उन लोगों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर देना चाहिए। भाई मेरा तो मानना है बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि सरकार की जो छीछा लेदर इस पूरे प्रकरण में हुई है, उसको लेकर मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और इन अधिकारियों को बर्खास्त कर देना चाहिए, सस्पेंड कर देना चाहिए। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। शांति प्रसाद भट्ट जी क्या कहना चाहते हैं पूरे मसले पर? देखिए ऋषि जी, सर्वप्रथम तो ऋषभ पंत स्वस्थ है, भगवान ने जीवन दिया है, इसके लिए बस दुआएं कर सकते हैं कि वो जल्द स्वस्थ हों और इंडिया की टीम से जुड़े। अब बात आज आपने चर्चा की है, मैं जिस और आपका ध्यान आकर्षित करूंगा वो बात यह है कि नेशनल हाईवे बना, बड़ी खुशी की बात है। सेफ्टी फीचर क्या है? डोईवाला से अगर आप चलेंगे देहरादून की तरफ, तो जो टोल प्लाजा से पहले पुल है, वहां जमीन धसी हुई है, गाड़ी 80-90 की स्पीड पे चलती है और आप यकीन मानेंगे गाड़ी जंप मारती है। मौत के मुहाने में वहां पर रोज आदमियों के साथ दुर्घटना होते होते बच रही है। एनएच के अधिकारी क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्या वहां पर कोई बड़ी दुर्घटना होने के बाद या पुल ऐसे ही गिरते रहेंगे, धंसते रहेंगे? एनएच वालों को केवल टोल प्लाजा से आर्थिक लाभ लेना है? क्या ये टोल प्लाजा की सुविधा उत्तराखंड की जनता को मिल रही है? मैं ये बात आपके सामने क्यों कह रहा हूं? तीसरा बिंदु ये है, आपने सड़कें चौड़ी कर दी, मगर उन सड़कों के बीच में अचानक जंगली जानवर का आ जाना, अचानक आदमी का सड़क क्रॉस करना, क्या अचानक 100 की स्पीड पे कोई आदमी सामने खड़ा हो जाएगा तो क्या गाड़ी का ड्राइवर संभाल पाएगा? ये बात मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि इस पैनल में बैठा हुआ मैं स्वयं, मेरा 10 तारीख को एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है जिसमें मेरी गाड़ी टोटल लॉस हो गई, मेरे प्राण ईश्वर ने बचा लिए, वरना
मैं जिन चीजों को जनता के बीच में उठा रहा हूं, मैं उसी चीज का भुक्तभोगी व्यक्ति मैं हूं। ऋषभ पंत क्योंकि एक इंटरनेशनल हस्ती है, उनकी जिंदगी की जो कीमत नेशनल हाईवे के अधिकारियों ने लगाई है, मेरा यह मानना है कि मुख्यमंत्री जी राजनीतिक ढोंग ना कर यदि केंद्र के सरकार को ये संदेश देते तो उन तमाम अधिकारियों के ऊपर 420, 307 का मुकदमा, 302 का मुकदमा लगाया जाए और सबको जेल डाला जाए कि आपने टोल प्लाजा से व्यक्ति से पैसा तो काटना स्वीकारा, मगर टोल प्लाजा की सुविधाएं आपने नहीं दी। जो रजवाया वहां पर उस जगह को बोटल नेक बनाता है। क्या ऋषभ पंत की दुर्घटना के बाद अधिकारियों के समझ में आ रहा है? ये वो सवाल है जिसको सरकारों को समझना चाहिए। दुख की बात यह है कि सरकार सब जानती है रोड में गड्ढे हैं, नेशनल हाईवे के मानकों के अनुसार कार्य नहीं हो रहे हैं, सेफ्टी फीचर की अनदेखी हो रही है, दुर्घटना आए दिन आप देखेंगे हो रही है। मौत के आंकड़े बढ़ गए उत्तराखंड के अंदर, बावजूद उसके बता दीजिए कौन सा नेशनल हाईवे का अधिकारी जेल गया अभी तक? क्या टोल प्लाजा लेना ही सरकार की नीयत है? क्या सड़कें चौड़ी कर देना, भ्रष्टाचार कर देना यही विकास है? ये बात मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि देश इस बात को सब जाने कि एक तरफ पूरा देश नए साल की खुशियों में अपने घर की ओर जा रहा था और एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी जो दुबई से एयरपोर्ट पर उतरता है और वो संतुष्ट था कि नेशनल हाईवे चौड़े हैं, 4 घंटे में मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा, मगर एक जगह बोतल नेक आई, जंप लगा और उसकी जान को खतरे में डाल दिया। मुकदमा किस पे चालू होगा? क्या ये नेशनल हाईवे के अधिकारियों पर मुकदमा नहीं चलना चाहिए था? मगर राजनीतिक घड़ियाली आंसू बहाकर आए दिन रोज आदमियों की जिंदगी को, जान को जोखिम में डालकर ये सरकारें जिस तरीके से पल्ला झाड़ रही है, ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाली घटना यशी जी बहुत लंबा होता जा रहा है। रुक जाइए सत्यवीर जी, आप नहीं बताएंगे मुझे, ठीक है? शांति प्रसाद जी, मैं वापस आऊंगी। सत्यवीर जी आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले वरिष्ठ पत्रकार सुभाष झा जी का रुख करना चाहूंगे। सुभाष जी, इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं आप? अनम्यूट करें। है, आवाज आ रही है? जी जी, हेलो। यशी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग हमेशा किसी ऐसे घटनाओं पे हम लोग एक पक्षीय हो जाते हैं। पहली बात यह कि नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में जितना एनएच का बढ़िया काम और जितनी तेजी से हुआ है, उसके लिए नितिन गडकरी जी बधाई के पात्र हैं और होना चाहिए। अब रह गई बात कि नीचे के जो अधिकारियों की वजह से गड्ढे छूटे या कहीं पे सड़कें धंसी हैं, वो एक वजह है, लेकिन ये बताइए कि ये कौन सा वजह है कि 150 किलोमीटर की स्पीड में घोर कुहासे में गाड़ियां चल रही थी? ये क्या अधिकारियों की गलती थी? सवाल उठता है। आप हमें बोलने देंगे, आप हमें बोलने देंगे, शांति प्रसाद जी एक सेकंड रुकिएगा, आपने नहीं बोला किसी, ठीक है? ये भी एक सवाल है कि इस पे क्या यातायात पुलिस का इस पे कोई नियंत्रण है? कल एक वीआईपी ने 31 तारीख की रात को दिल्ली में जो है एक बच्ची के साथ पिछले टायर में फंस करके 12 किलोमीटर तक वो बच्ची को घसीटते हुए वो गाड़ी गई और उसको 12 किलोमीटर तक किसी पुलिस ने उसको नहीं रोक पाया कहीं पर भी। कई रेड लाइट उसने पार किया होगा बीच में। अब सवाल ये उठता है कि क्या यातायात पुलिस का ये नियंत्रण है? सवाल ये उठता है कि ये सही बात है कि गड्ढे होंगे और गड्ढे से ये घटना हुई होगी, मैं ये मानता हूं, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि इसका एक पक्ष ये भी है कि ये जितने ऋषभ पंत जी बच गए हमारे लिए ये बड़ी बात है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जितने वीआईपी जो लोग हैं, इसमें से अधिकांश लोग रूल को फॉलो नहीं करते और रूल को ओवरऑल करना ही इन्हें अपनी वीआईपी गिरी इन्हें समझ में आता है। सुभाष जी, आप तो फिर भी यहाँ पर वीआईपी का नाम ले रहे हैं, मैं नॉन वीआईपी की भी बात यहाँ पर करना चाहूंगी। राष्ट्र एक सबसे बढ़िया खिलाड़ी, एक अति महत्वपूर्ण खिलाड़ी हम खो चुके होते। हमारा भाग्य अच्छा है कि ऋषभ पंत हमारे बीच है। सवाल ये उठता है कि इन दोनों चीजों में सरकार को तारतम्य बनाने की आवश्यकता है। नितिन गडकरी जी इसको संज्ञान में लें। राज्य सरकार की बात करें तो ये सरकारें जब नारियल फोड़ने से सड़कें धंस जाती हैं तो ये सरकार की बताने की कार्यशैली काफी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो विभाग या जो लोग इसको लेकर के काम कर रहे हैं, अगर वो अच्छे कर रहे हैं तो उनको किसी एक चीज पर पूरी खिंचाई कर देना और पूरा ला करके ठिकड़ा फोड़ देना,
ये बात मुझे लगता है कि पक्षपातपूर्ण है। सीधी बात ये है कि मुझे लगता है 3 चीजों की जांच होनी चाहिए। एक तो गड्ढे की वजह से एक्सीडेंट में कितना रोल रहा, दूसरा जो ऋषभ पंत ने क्या वाइन तो नहीं लिया था, चूंकि जब घनघोर कुहासा है उस समय 150 की स्पीड गाड़ी कौन चलाएगा, नॉर्मल हालत में तो कोई नहीं चलाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इन सारे जांच के बाद सामने आएंगे और सिर्फ इसलिए हम उनको बाहर कर दें, अधिकारियों के सारे सिर पर ठिकरे फोड़ दें और हम इसलिए कि वो ऋषभ पंत हैं, ये मुझे लगता है कि नाइंसाफी होगी। सुभाष जी, पानी भी दिए। सुभाष जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राजेंद्र जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं, उसके बाद सत्यवीर जी आपके पास आऊंगे मैं। यशी जी, ये एक्सीडेंट तो दुर्भाग्यवश हो ही गया। अभी पिछले हफ्ते इसी रोड पर जब आप रुड़की से बाईपास लेते हैं हरिद्वार के लिए तो सोलानी नदी पड़ती है। सोलानी नदी का जो पुल है वो पुल का एक बहुत बड़ा हिस्सा बीच में से टूट गया जी। उसका जो लेंटर है वो टूट गया। और बहुत दुख की बात है कि जितने भी हमारे यहाँ बड़े अखबार हैं उन्होंने किसी ने उस खबर को छापा नहीं जी। मेरे भी संज्ञान में वो मामला आया। लगभग 8 फीट चौड़ा और 11 फीट जो है पूरा गैप हो गया, उसमें सरिया दिखाई दे गया। उसमें हमने जो है कुछ कार्रवाई की मांग की, पुलिस ने बहुत सहयोग किया, उन्होंने बैरिकेडिंग लगाई, वहां पे वो इस तरह का व्यवस्था की कि जो उधर से जाने वाला ट्रैफिक जो है उसे कोई असुविधा ना हो। NHAI ने मात्र एक AE को सस्पेंड करके इस फाइल को बंद कर दिया। आप अगर हमारे जितने भी पैनलिस्ट साथी हैं उनमें सतवीर भाई भी हैं, NHAI काम कर रहा है अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है। रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इस समय अगर देश में कोई विभाग काम कर रहा है तो वो माननीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में हो रहा है। मैं इस बात से कतई सहमत हूँ और मैं उनका बहुत बड़ा फैन भी हूँ। लेकिन सवाल यशी इसमें क्या है कि सिविल इंजीनियरिंग का ये काम है और सिविल इंजीनियरिंग में आप रातों रात नहीं कोई चीज बना सकते। कोई प्लास्टिक प्रोडक्ट नहीं है कि आपने खांचे में डाला और इधर बाहर आ गया। इसका एक प्रोसीजर है। इसी NHAI हरिद्वार से देहरादून के लिए इसका प्रथम भाग जो है वो मुजफ्फरनगर से मेरठ बाईपास तक बना। सभी इसमें जो साथी हैं मेरी बात से सहमत होंगे। आप उसकी क्वालिटी को देखिए और जो इसका द्वितीय चरण है मुजफ्फरनगर बाईपास से हरिद्वार तक, उसकी क्वालिटी को आप देखिए तो जमीन आसमान का फर्क है। सरकार जो है वो इस रिकॉर्ड को बनाना चाह रही है कि हम एक दिन में इतने किलोमीटर सड़क बना दें, 100 बनाए, 50 बनाए, 10 बनाए या जो भी उनका टारगेट है। मेरा मानना यह है कि सड़क 1-2 किलोमीटर कम बनाए तो भी चलेगा, लेकिन उसकी गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये नेशनल लॉस है। अगर कोई ठेकेदार स्पीड के चक्कर में उसकी मात्रा को, उसकी क्वालिटी को खराब कर रहा है या जल्दीबाजी में उसे हैंड ओवर कर रहा है तो उसके पीछे 2 कारण है। पहला उसका मुनाफा और दूसरा उस पर टोल टैक्स वसूलने का, क्योंकि जो कंपनी निर्माण कर रही है उसी के पास अधिकांश टोल का भी काम है। वो उससे रेवेन्यू वापस लेना चाह रहा है, इसलिए इसकी क्वालिटी नहीं बन पा रही। वरना आप ये देखिए जो मोरबी में कांड हुआ वही सोलानी पे होने जा रहा था। अगर उस समय पुलिस विभाग, क्योंकि पुलिस ने सबसे पहले उसे नोटिस किया, अगर वो वहां बैरिकेडिंग ना लगाते और कोई हैवी लोड ट्रक उसके ऊपर से गुजर जाता तो 100% फुल कोलैप्स होना ही था। जहां तक ये ऋषभ वाला प्रश्न है, यहाँ जो राजवाय का जो कट है इसमें अधिकारियों की इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है। मैं भट्ट जी आपसे कहना चाहूंगा वो जो राजवाय है वो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग का है और उस पर कमांड है उत्तर प्रदेश की, लेकिन उसे डाइवर्ट किया जा सकता था, ऐसा मैं मानता हूं, अगर किसी की करने की इच्छा होती। अब वहां बॉटल नेक बन गया। ये तो ऋषभ पंत चूंकि बहुत बड़े स्टार खिलाड़ी हैं इसलिए हमारा आप उस विषय में चर्चा भी कर रहे हैं, वरना अभी 1 महीना पहले वहां 3-4 एक्सीडेंट और इस वजह से हुए। तो सवाल यह है कि सड़क का निर्माण आप चाहे 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर प्रतिदिन कम करें, लेकिन उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। आप देखिए पंजाब की जो रोड्स हैं, मध्य प्रदेश की हैं, राजस्थान की हैं,
महाराष्ट्र की हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ रोड कितना अच्छा है। जब से ठीक 4-5 है साल राजेंद्र जी, मैं वापस आती हूँ आपके पास। सत्यवीर जी का भी जवाब ले लेते हैं। सत्यवीर जी। यशी जी, पहले तो मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का जवाब दे दूं, जिनका पूरी रात जिस प्रकार से महिलाओं को घसीटा गया, वो आज अधिकारियों की बात कर रहे हैं। कहाँ गए वो अधिकारी? कहाँ गए प्रदेश के मुखिया जो हर बात पे ट्वीट करते हैं? कहाँ गए थे कि किसी जिम्मेदारियां होती है? अब वो क्या जिम्मेदारी निभाएंगे कि भाई जब किसी प्रदेश का जो सचिव, वो मुख्य सचिव, उसको बंद कमरे में जाके उसको मार कुटाई करे, और सुप्रीम कोर्ट से वो जमानत पे बाहर हो इनके मुखिया, चाहे सिसोदिया हो चाहे केजरीवाल हो, वो आज बात कर रहे हैं। जो नैतिकता की बात करते थे, नैतिकता की दुहाई देते थे, कहाँ है वो सारे अपराधी आम आदमी पार्टी के, जिन्होंने रात दिल्ली का दर्द भाजपा के नेताओं के मन से नहीं जा पा रहा है। बड़ी समस्या है। चर्चा उत्तराखंड की आपके बीच में नहीं बोला हूँ, और बोल रहा हूँ आप कह रहे थे कि ऋषभ पंत का जो प्रकरण है पूरे देश ने देखा, इस प्रकरण को पूरे विश्व ने देखा। विपिन जी एक किस सेकंड प्रकार से रुकिएगा। दिल्ली को शर्मसार किया है। विपिन जी आपको मैं मौका दूंगी अपनी बात कहने का। एक सेकंड रुकिएगा। कह रहे थे ना, ऋषभ पंत का जो प्रकरण है, जो भी जांच का विषय है, जिसमें पुलिस अपने लेवल पे करेगी, ट्रैफिक पुलिस अपने लेवल पे करेगी, उसके बाद न्याय व्यवस्था में जिस प्रकार से जाएगा वो अपनी जांच करेगा। हम उसमें क्यों बाधा डालें? जांच कर रही है, कहीं भी कोई बाधा नहीं है। मगर पूरी रात जिस प्रकार से प्रकरण हुआ, सारे के सारे आम आदमी के आरोपी थे, कहाँ है वो सारे के सारे? कोई नहीं। इनके मंत्री वहां आके ट्वीट करते थे, कोई नहीं है बाहर आके। दूसरा, मैं कांग्रेस की बात पे आ जाता हूँ। अभी जब हरीश रावत की सरकार थी, वो अब ये नितिन गडकरी की तारीफ तो इसलिए करेंगे क्योंकि वो तो धरातल पे दिख रहा है ना सारा काम। क्या किसी जहां पर बीजेपी तो की शुक्र सरकार है, मनाइए ना वहां पर कि भी विपक्ष वहां पर नितिन भी- गडकरी जी वहां की पर भी- तारीफ कर रहा, अभी नहीं कर रहा होता तो भी आपको दिक्कत होती ना। अरे सत्यवीर मैं जी। बता रहा हूँ ना, क्योंकि जितने भी इनके प्रदेश के मुखिया हो या मंत्री हो, जो भी हो, चाहे विधायक हो, उन सभी राज्यों में नेशनल हाईवे बना है, और उसी क्वालिटी का बना है जिस क्वालिटी का उत्तराखंड में बना हो चाहे हरियाणा में बना हो। उसमें कोई भी किसी भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। और जिस प्रकार की प्रगति हमारे यहाँ पर मिली है, हमारी समानता में कोई भी बड़े से बड़ा देश जो विकसित राष्ट्र अपने को बोलता है, वो कहीं भी खड़ा नहीं होता। जिस प्रकार से एक दिन में ऑन एवरेज 37 किलोमीटर का हाईवे बना, विश्व को जो क्वालिटी है उसके अंतरराष्ट्रीय मानकों को रखते हुए। दूसरा, मैं कहना चाहूंगा कि जब हरीश रावत की सरकार यहाँ पे होती है, एक एनएच का यहाँ पे भी कार्य चल रहा था, किस प्रकार से घोटाले हुए, और हमारी सरकार आई, त्रिवेंद्र जी मुख्यमंत्री जी थे, 17 करोड़ की वसूली उसमें की, करोड़ की उसमें वसूली की गई। तो हमारी सरकार में भ्रष्टाचार मुक्त भी, और किस प्रकार से सड़कों को मजबूती पहुंचाई जाए। और उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूंगा, जितने उस समय की जो सरकार सत्यवीर जी देखिए, मैं ना उन सड़कों की, एक सेकंड रुकिए ना, बखान करना शुरू करते हैं तो रुकते ही नहीं है। मेरी बात तो सुनिए सत्यवीर जी। बात यहाँ पर जिस एनएच की हो रही है, एनएच 58 की, वहां पर जिस तरीके से ये एक्सीडेंट हुआ है, इससे पहले कई एक्सीडेंट्स होते आए हैं, अभी तक संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? वहां पर जो गड्ढे हैं उन पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? सवाल यहाँ पर हम इस पर उठा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आपने सड़कें नहीं बनवाई, कि बहुत सा आपने काम नहीं किया। गड्ढे जो हैं उनका क्या, उनके बारे में कौन बात करेगा? ऋषभ पंत जी, आज उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो उस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाने वाला था, कोई बात ही नहीं करने वाला था इस पर। राजेंद्र जी एक सेकंड रुकिएगा। यशी जी, मैं आपको स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं, उत्तराखंड की जो अपनी स्टेट रोड है, चाहे ग्रामीण रोड हो, वो सभी की सभी गड्ढा मुक्त कर दी गई है। कहीं कोई गड्ढा नहीं है। जैसे एनएच 58 का क्या, उसे क्यों छोड़ दिया? उसे क्यों बख्शा गया? मैं वही तो पूछ रही हूँ, उसे क्यों बख्श दिया आपने सर? यशी जी, एनएच पे आ रहा हूँ। अभी जांच का विषय है, और जांच जैसी आएगी उस जांच के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। सरकार अगर उसमें बाधा डालती है तो आप उसमें हमारा विरोध मुझे लगता है इन आंखों से गड्ढे दिखते ही नहीं है शायद, उसके लिए ये चश्मा लगाना पड़ता है जांच का, उसके बाद गड्ढे दिखाई देते हैं। जो चीजें क्लियर है, स्पष्ट है, वो तो नजर ही नहीं आती। जज भी बन जाते हैं, पुलिस वाले भी बन जाते हैं, सब तरह के हम बन जाते हैं। हमारा जो उनका काम है वो काम भी हम करें, तो वो किस लिए है? जज किस लिए है? पुलिस किस लिए है? ट्रैफिक पुलिस किस लिए? इसीलिए तो बनाई गई है कि एनएच की पुलिस अलग है, स्टेट पुलिस अलग है। वो देखेगी, वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद वो आगे कार्रवाई बढ़ेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जिस प्रकार के अभी हमारे सम्मानित सुभाष जी, उन्होंने कहा कि इसके कई कारण हो सकते हैं, कोहरा भी कारण हो सकता है, अन्य दूसरे कारण भी हो सकते हैं, ओवर स्पीडिंग भी हो सकती है, कोई दूसरे टेक्निकल फॉल्ट, तो बहुत सारे जो जांच के विषय सब जांच के सामने आएगा, उसमें क्या विषय। मगर एनएच की जो प्रगति हमने की है। दूसरा कहना चाहूंगा कि जब यूपीए की पहली सरकार थी और दूसरी सरकार थी, तब ये कहा करते कि हमारे पास तो कोई बजट नहीं है। और मैं आपको अगर 21-22 का बजट कहूं तो 1,68,770 करोड़ हमने एनएच पे खर्च किए। एक सेकंड सत्यवीर जी रुकिए, ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है। सत्यवीर जी रुक जाइए सत्यवीर जी, रुक जाइए, ब्रेक लगाइए थोड़ा सा, रुकिए।
राजेंद्र चौधरी जी। क्षेत्र है माना, वहां से सत्यवीर जी रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। सीमावर्ती क्षेत्र डबल लेन रोड है, जो सिंगल लेन के रोड करते थे कि पैसा नहीं है, आज डबल लेन, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन की रोडें बन रही है। विश्व मानकों के आधार पर रोडें बन रही है। ये हमारे पास सामने कहां खड़े हो पाते? जब हम विश्व रिकॉर्ड करते हैं कि 105 घंटे में 175 किलोमीटर की रोड बनाते हैं। और दूसरा ये सब क्यों है जी, मैं आपको 30 सेकंड में बताना चाहूंगा। ये इसलिए हुआ है कि NHAI को बजट की आवश्यकता थी, वो बजट दिया गया, उसको अच्छी लेबर्स की, अच्छे इंजीनियर्स की, वो सब उसको दिया गया। और उसको दूसरा सबसे मेन जो है, जो मशीनरी थी, किस प्रकार की मशीनरी उनको चाहिए थी लगातार, जिसके लिए वो बोल रही थी, वो मशीनें उनको दी गई और उसी का नतीजा है कि आज धरातल पर दिखता हुआ रहा है। और मैं हरिद्वार हाईवे की ठीक है, 30 सेकंड हो गए आपके, रुकिएगा आप सत्यवीर जी, हो गए 30 सेकंड। राजेंद्र जी, कांग्रेस के और हमारे विरोधी सत्यवीर जी प्लीज रुक जाइए। 3 घंटे हरिद्वार जाने में लगते थे। मैं पैनल से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज सत्यवीर जी की आवाज को म्यूट करें। राजेंद्र जी अनम्यूट करें खुद को। यशी सत्यवीर भाई जो है वो टोटली कंफ्यूज है। इन्हें पता नहीं है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था, ट्रैफिक केंद्र सरकार के हाथ में, पहली बात। दूसरी बात NHAI ये केंद्र का सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। सत्यवीर, आप अपने स्टेट के सब्जेक्ट को देखिए, मैं 10 सड़कें आपको गिनवा सकता हूं जिनमें गड्ढे हैं। गड्ढे ही नहीं है, 2-2, 3-3 फीट गहरे गड्ढे हैं। 5 साल में यशी रुड़की से लक्सर रोड बनी है, उसमें भी पैच बने हैं। मंगलौर से झबेड़ा रोड टूटी हुई है, रुड़की से हरिद्वार जो वाया कलियर है सारी टूटी पड़ी है, कलियर से बहादुराबाद जो कनेक्ट कर रही है सारी टूटी हुई पड़ी है, हरिद्वार से लक्सर जो कनेक्टिंग रोड है सारी टूटी हुई पड़ी है। ये पता सब तो सत्यवीर जी को दिखाई नहीं देता ना। यशी जी, जिस समय यशी जी, मेरा इनके प्रश्न का उत्तर जरूर लेना। हाँ सत्यवीर जी रुक जाइए। आपको कुछ है नहीं, फटर क्योंकि मुझे कम समय दिया जा रहा है, इनको लगातार सबको ज्यादा समय दिया जा रहा है। सत्यवीर जी आपको मैं काफी समय दे रही हूँ, अगर आप मुद्दे पर रहकर बात करेंगे तो हम आपको सुने भी। मैंने प्रत्येक हम आपको यहाँ पर इसलिए नहीं बैठाते कि हम सरकार का बखान सुन सके, हम समस्या का समाधान करने के लिए आपको यहाँ पर बैठाते हैं। आप इनसे पूछे, ऐशी जी कांग्रेस से पूछे कि जो हरीश रावत के समय पे NH का घोटाला हुआ, क्यों वो घोटाला, और उसकी वसूली भी अगर करी है तो हमारी सरकार ने आगे करी है। ठीक है, सुभाष झा जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? उस समय आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी हम तक, आप सुन पा रहे हैं? अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप, रुक जाइए। इनके सत्येंद्र जैन जेल के इन्हें जरा म्यूट कर दीजिए प्लीज। यशी जी, राजेंद्र जी प्लीज कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करिएगा, उसके बाद सुभाष जी का रुख करूंगी मैं। NHAI सिर्फ निर्माण कराती है, वो निर्माणदायी संस्था नहीं है। वहाँ जितना भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो प्राइवेट ठेकेदार कर रहे हैं। हाँ। मैं सत्यवीर भाई से 2 सवाल पूछना चाहूंगा कि जब से NHAI मेगा प्रोजेक्ट्स बना रही है, रजिस्ट्रेशन, गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन 5% से 10% हो गया, नंबर 1। नंबर 2, आप सड़क पे चढ़ते बाद में टोल बैरियर पहले खड़ा है। अरे कांग्रेस। दूसरी चीज, इसमें हमारा पैसा लगा हुआ है टैक्स पेयर्स का, और टैक्स पेयर्स को पूछने का पूरा अधिकार है कि जब वो टोल भी दे रहा है, जब वो रजिस्ट्रेशन भी, ट्रांसपोर्ट रजिस्ट्रेशन भी दुगना दे रहा है, तो वो गड्ढा वाली सड़क पे क्यों चलेगा, पंप वाली सड़क पे क्यों चलेगा, जिस सड़क की बैंकिंग ऑफ रोड प्रॉपर ना हो उस पे क्यों चलेगा? इसके लिए जिम्मेदारी आपकी नहीं है, केंद्र सरकार की है, NHAI के डिपार्टमेंट की है। आप तो अपने मामले में फेल है बिल्कुल। आपके मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया कि गड्ढा युक्त सड़कें हैं जिन्हें मुझे गड्ढा मुक्त करना है। उन्होंने मान लिया कि 4 साल की त्रिवेंद्र रावत सरकार ने गड्ढे दिए। राजेंद्र जी जवाब मैं लूंगी। सत्यवीर जी 1 सेकंड रुकिएगा प्लीज, मैं आपको जब वक्त दूंगी आप तभी बोलेंगे। राजेंद्र जी प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, और भी लोग हैं हमारे पास, प्लीज। सुभाष झा जी आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? अनम्यूट करें खुद को। हेलो, हाँ जी सुभाष जी कंटिन्यू। आवाज आ रही है? हाँ जी। यशी जी सर्वप्रथम हम लोग
बात से भटक जाएंगे। मूल मुद्दा ये है कि एक्सीडेंट जो हुआ वो कैसे हुआ। हाँ। और ये तो जांच में सामने आ जाएगा, लेकिन उसमें 3-4 पॉइंट हैं जिस पर मैं फिर आपको आकृष्ट कराना चाहूंगा कि सबसे पहला बात ये है कि ऋषभ पंत जी वो दिल्ली से आते हैं, वो उन्होंने अच्छा नहीं समझा बाई फ्लाइट आना, उन्होंने अच्छा नहीं समझा बाई ट्रेन आना। वो अपने गाड़ी से आए, सबको गाड़ी से आने का हक है, लेकिन ये कॉमन सेंस की बात है कि रात को गाड़ी आप चला रहे हैं, घना कोहरा है, आपके गाड़ी की स्पीड 150 किलोमीटर है। ये बात इतनी सहजता से लेने वाली बात नहीं है। मैं इसमें इत्तेफाक रखता हूं कि NHI में बहुत सारे जगहों पर गड्ढा है। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। सुभाष जी अनम्यूट करें। कि आप जो है लोगों की सुरक्षा का, लोगों के सुविधाओं का, यातायात कितना सुचारू हो इसकी व्यवस्था आप करें, और खास करके सड़क के मामले में। और इसमें बाकायदा इन लोगों को पनिशमेंट होना चाहिए अगर ये कहीं दोषी है तो। अब सवाल ये उठता है कि लेकिन इसका एक पक्ष और भी है, उस पक्ष पे हम लोग हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं। ये जितने VIP लोग हैं, इसमें से ज्यादातर VIP लोग जब गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी नहीं चलाते हैं, वो स्टंट कर रहे होते हैं। इस सवाल ये भी उठता है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि इसकी आप जांच कराएं कि क्या आपके खिलाड़ी ने वाइन लिया था। आप इसकी जांच कराएं कि क्या उन्होंने, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को, चूंकि वो एक राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, ये राष्ट्रीय नुकसान का विषय है। सवाल ये उठता है कि इसको इतने हल्के में मत लीजिए। हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि ऋषभ पंत बच गए। अब इसमें 2-3 तरह से जांच होना चाहिए। एक तो यातायात की कमी थी क्या, दूसरा सड़क के गुणवत्ता की वजह से एक्सीडेंट हुआ क्या, तीसरा ड्राइविंग की गलती, चाहे वो गलती वाइन लेने के कारण हुआ हो, चाहे वो गलती गति के कारण हुआ हो, उस वजह से एक्सीडेंट हुआ क्या। और इसके लिए जो भी दोषी हो, चाहे ऋषभ पंत भी दोषी हो, तो उनको भी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को उनको नोटिस में लेना चाहिए। अगर यातायात उसकी कमी है तो उसको भी भारत सरकार को लेना चाहिए। और अगर NHI की गलती के कारण वहां सड़क के गड्ढे के कारण स्पीड बढ़ गया, 150 किलोमीटर हो गया, तो ये भी नोटिस में संज्ञान में लिया जाना चाहिए। सीधी बात ये है, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी, जो भी हो, वैसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। जी मैं यहाँ पर विपिन खन्ना जी आपका रुख करना चाहूंगी। विपिन जी अपनी बात को पूरा करिए, इसके बाद शांति प्रसाद जी आपके पास आते हुए। देखिए यशी जी, ऋषभ पंत जी का एक्सीडेंट हुआ है, चर्चा ये नहीं है, चर्चा ये है कि एक्सीडेंट क्यों हुआ है, गड्ढा मुक्त सड़क क्यों नहीं रही। देखिए, नागरिक की सुरक्षा सबसे पहले सरकार की जिम्मेदारी होती है। अभी बहुत बड़ी राम कथा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने किलोमीटर गिनवा दिए सड़कों के, लेकिन ये नहीं बताया कि जो वो निकम्मे कर्मचारी थे, निकम्मे अधिकारी थे सरकार के, उन पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। देखिए, जब हम सड़क पर चलते हैं तो हम गाड़ी का रोड टैक्स पे करते हैं, हाईवे पे चलते हैं तो हम टोल टैक्स पे करते हैं। तो जब आप टोल टैक्स ले रहे हैं, गाड़ी का रोड टैक्स ले रहे हैं, तो जिम्मेदारी किसकी होगी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा जी गड्ढा मुक्त सरकार, पूरा उत्तराखंड गड्ढा मुक्त है। अभी हमारे प्रवक्ता भी कह रहे थे गड्ढा मुक्त है। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बता दिया है कितना गड्ढा मुक्त उत्तराखंड है। अब देहरादून में गिन के देखिए कितना बड़ा गड्ढा मुक्त है। हमारा मानना यह है कि जब आपने अपने प्रभारी मंत्री छोड़ रखे हैं, मंत्रियों पे प्रभारी अधिकारी छोड़ रखे हैं, अपने विधायक छोड़ रखे हैं, अभी आप बजट की बात कर रहे थे, लोक निर्माण विभाग ने अब तक 9 माह के, अनम्यूट करें विपिन जी, 35% बजट 3 महीने बाद, और 3 महीने में उनकी बंदर बाट होनी है। अब कहां की बात कर रहे हैं। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी की आंखें खुल जानी चाहिए और उन्हें अफसरशाही पर लगाम लगानी चाहिए और इस प्रकरण में अधिकारियों को बर्खास्त कर देना चाहिए। अगर सही में धामी जी सुशासन चला रहे हैं और धाकड़ धामी की बात करते हैं तो अपनी धाकड़ता का परिचय देना चाहिए। धामी जी को कहना चाहिए जब मैंने 1 महीना पहले गड्ढा मुक्त उत्तराखंड की बात की थी तो इतना बड़ा प्रकरण कैसे हो गया। ये तो बड़ा प्रकरण, अगर छोटा प्रकरण सैकड़ों हो जाते हैं। कई लोग एक्सीडेंट में बेचारे अपने परिवारों को खो देते हैं, कोई अपने
पिता को, कोई भाई को, कोई अपने पति को खो देता है। अरे दुनिया भर के होते हैं। चर्चा ये हो रही है कि ऋषभ पंत एक्सीडेंट क्यों हो गया। अरे एक्सीडेंट सैकड़ों हो रहे हैं और ये क्यों हो रहे हैं, हमें चर्चा इस विषय पे करनी चाहिए। उसका कारण क्या है? लोक निर्माण विभाग हो या कोई सा भी विभाग हो, अगर राजन जी आऊंगी मैं, अगर कोई भी नागरिक हताहत होता है या उसकी जान जाती है तो अधिकारी पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको जेल में डालना चाहिए। ठीक है, शांति प्रसाद जी। देखो इसी जी, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जनता की दुआएं और ईश्वर की कृपा से आज ऋषभ सुरक्षित है। इस चर्चा पे एक बात जो नहीं निकल कर आ रही है कि सुरक्षा मानकों की कमी है एनएच के सड़कों पे। आए दिन सड़कों पे गायों का आ जाना ये दुर्घटना कारण है। बोटलनेक बनना ये सुरक्षा मानकों के अनदेखी है। आपको मैं बता दूं, राज्य बनने से पहले हुड्डा परिवार जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, नजीबाबाद में वो पूरा परिवार बह गया था नदी में। उसके तुरंत बाद पुल के पुल निर्माण हुए। हमारा ये कहना है कि इस देश में दुर्घटना के बाद चर्चाएं होना क्या ये मानक है? अगर नेशनल हाईवे चौड़ा हुआ है तो उसके बीच में आने वाली हर बाधा को जब तक पूर्णतः ठीक नहीं किया जा सकता तब तक उस रोड के अंदर 150-200 किलोमीटर की स्पीड पे गाड़ी चलने के लिए क्या मानक है, कैसे रोक नहीं लगी, इन तमाम चीजों पर देखभाल होनी चाहिए। स्वयं जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री गडकरी जी हैं वो ये कहते हैं कि दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे में मैं पहुंचा दूंगा, 150-200 की स्पीड पे गाड़ी लेके चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दिक्कत आई है तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? हमारा सवाल ये कहने का नहीं है कि हम किसी के प्रति कोई द्वेष भावना या किसी सरकार के प्रति काम में कमी निकालना है। हमारा ये कहना है कि नेशनल हाईवे में यदि टोल प्लाजा से पैसा लिया जाता है तो उसी मानकों के तहत सुरक्षा होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, वो जो ड्राइवर सुशील कुमार है उसने कहा कि मैंने जब एनएच के उनको फोन किया तो कोई हेल्पलाइन एनएच से नहीं मिली, मगर उत्तराखंड की 108 वहां पहुंच गई 15 मिनट बाद। इसका मतलब एनएच वाले केवल वसूली के लिए पैदा हुए हैं, ये आम अपने नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए इनके कोई मानक नहीं है। ये वो चीजें हैं यशी जी जो, और इस पे सुधारीकरण की जरूरत है। ठीक है, शांति प्रसाद जी, चूंकि वक्त की कमी है, सत्यवीर जी से भी इसका जवाब लेना। राजन जी बहुत कम शब्दों में प्लीज अपनी बात को पूरा करिएगा। यशी, मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि मैं जो हमारे बीच में एक्सपर्ट हैं झा साहब, उनकी बात से बहुत ज्यादा सहमत हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से 2 मांग करूंगा। पहली मांग, उत्तराखंड में ड्रिंक एंड ड्राइव पे कंट्रोल हो, बिल्कुल, और जैसे दिल्ली और बम्बई में टेस्टिंग होती है वो टेस्टिंग होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ बहुत ज्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है या छोटे कस्बे हैं या बड़े शहर हैं, वहाँ फ्लाईओवर NHAI बनाए और उनकी गुणवत्ता का ध्यान रखे। जी यशी जी, मैं एक बात और बता दूं जी, यशी जी बहुत लंबा होता जा रहा है और कई बार इनके प्रश्न आ चुके हैं और बहुत ज्यादा झूठ का प्रचार होता जा रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि दूसरा, मैं आम आदमी पार्टी प्रवक्ता का जवाब देना चाहता हूँ। जिन्होंने घर घर में जाके शराब की दुकानें खोल दी है, वो कल रात सबने परिणाम देखा है कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने किस प्रकार से एक महिला की 12 किलोमीटर तक घसीटते हुए जान ली, कोई एक्शन नहीं लिया। दूसरा, दिल्ली में जिस प्रकार से ईस्टर्न पेरिफेरल बनाया गया, जिसका कि इनके मुख्यमंत्री ने कई बड़े चैनलों पे आके व्याख्यान दिया कि किस प्रकार से रोडों का हमें यहाँ पर किस प्रकार की जो हमें ट्रांसपोर्ट की दिक्कत होती थी उससे किस प्रकार से। सत्यवीर जी, आप मुझे पहले तो इस सवाल का जवाब दे दीजिए जो अभी राजेन जी कह रहे थे। राजेन जी ने जिन सड़कों, एक सेकंड रुक जाइए, एकदम से शुरू हो जाते हैं सबके सब, रुके 1 सेकंड। सत्यवीर जी, मुझे पहले आप इस बात का जवाब दीजिए जो राजेन जी कह रहे थे। राजेन जी ने यहाँ पर आपको उन सड़कों के बारे में बताया जो अभी भी गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई हैं। वो सड़कें सिर्फ राजेन जी को ही दिखाई पड़ती है या आपको भी दिखाई पड़ती है? पहुंच रही है, चाइना भी घबरा रहा है जिस प्रकार से आज रोड प्रत्येक बॉर्डर पर पहुंच रही है। सत्यवीर जी, कभी-कभी मुझे लगता है कि आप रट्टा मार कर आते हैं, आप शुरू हो जाते हैं, आप रुकते ही नहीं है, और जो सवाल पूछे जाते हैं उनके जवाब आप देते नहीं। चाइना भी बोलती रही कि हमें रोडों की आवश्यकता है, चाइना उधर से रोडें बना रहा है, आज सीमा तक रोडें बन रही है और विश्व स्तरीय रोडें बन रही है।
और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इनका दर्द ये है कि आज जिस सरकार से, भारत सरकार के माध्यम से प्रत्येक राज्य तक उसको साथ लेकर काम हो रहा है, वो इनको ये पीड़ा है कि इससे पहले तो कभी हुआ नहीं है और लोग इसको जान पा रहे हैं। और दूसरा बता दूं, आज के समय में जहाँ 14 घंटे लगते थे वहाँ आज 6 घंटे लगते हैं। जहाँ 400 का तेल लगता था वहाँ 100 का तेल लगता है। जहाँ गाड़ी की मेंटेनेंस हर महीने होती थी कंट्रोल स्टेट मेंटेनेंस मांगती है। पीड़ा ये है क्योंकि इनकी दुकानें वो सारी बंद हो चुकी है। और मैं कहना चाहूंगा कि वो जो इनके नेता बार बार आके व्याख्यान करते हैं, या तो ये उसका विरोध कर रहे हैं कि जिस प्रकार की रोडें बनाई गई है ये विश्व स्तर की रोडें हैं जो भारत को बहुत पहले चाहिए थी, वो और जिस गति से रोडें बननी चाहिए थी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे ये तो बताइए, जो सड़कों में गड्ढे हैं उनका क्या? सर, एक ही सवाल पर सुई अटकी हुई है, लेकिन आप है कि जवाब दे ही नहीं रहे। मैं यही कहना चाहूंगा, कोई जवाब इनके पास नहीं। सुभाष जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। सुभाष जी, अंतिम प्रतिक्रिया आप कम शब्दों में। सुभाष जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? उसकी वसूली हमारी सरकार ने आके करी कि जो भ्रष्टाचार में बल्ली वाला चौक पे बल्ली वाला फ्लाईओवर बनाया। सुभाष जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? उन्होंने उसका जवाब नहीं दे पाए। इनसे पूछिए जरा, बल्ली वाला फ्लाईओवर बना था, 15 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 40 करोड़ कैसे हो गई और किसने फ्लाईओवर बनाया? कहाँ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाए फ्लाईओवर की सरकार है। आज एक दिन में 105 घंटे में 75 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बन रहे हैं। ये ऐसे नहीं बन जाते हैं, उनको आधार देना पड़ता है, उनको वो मशीनरी उपलब्ध करानी पड़ती है, उनको पैसा देना पड़ता है। आपने हरिद्वार का हाईवे है, कितने सालों से अच्छा था, टैक्स देती है जनता, तब वो पैसा आता है। दारू के पैसों में जा रहा सारा का टैक्स 29% बढ़ गया। उत्तराखंड की सरकार ही शराब पर चल रही है। उत्तराखंड ठीक है, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे NH 58 की, जो कि हरिद्वार मार्ग है। और बीते दिनों भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत यहाँ पर सड़क हादसे का शिकार हुए। फिलहाल वो मैक्स अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है कि उन्होंने एक जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि यहाँ पर गड्ढे होने की वजह से उनकी गाड़ी डिसबैलेंस हुई, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। अब ये कहीं ना कहीं सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि इससे पहले वहाँ पर जो लोग अक्सर उस NH से गुजरते थे वो कहीं ना कहीं इसकी कंप्लेन कर चुके थे कि यहाँ पर गड्ढे हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के बाद कहीं ना कहीं ये मामला हाई प्रोफाइल हो गया और उसके बाद इस पर अब सबकी नजरें हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि इसमें क्या कुछ जांच होती है, साथ ही साथ क्या कुछ निकल कर तथ्य जो है वो सामने आते हैं। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कि न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।